तो प्रचार प्रसार की बात की जाए, सभी राजनीतिक दल अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं जनता को साधने के लिए। आज के दिन की बात की जाए तो आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जहां दो जनसभाएं की हैं, एक रामनगर और एक रुड़की में, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो पहुंचे थे हल्द्वानी और यहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। जहां एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, रोजगार की हम बात कर रहे हैं, वहीं आस्था, धर्म और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर योगी गरजते हुए नजर आए। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अमरिंदर बिष्ट जी कांग्रेस नेता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता है और हरीश मेखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले अमरिंदर बिष्ट जी, सवाल पहला आपसे इसलिए क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया था कि आपका कोई स्टार प्रचारक, कोई केंद्र सरकार नेता यहाँ पर नहीं आया था। आज प्रियंका गांधी वाड्रा आए, क्या कहेंगे? आज किस तरीके से उनकी जनसभाओं को आप देखते हैं? देखिए, आप ही सब लोग इस बात को लेकर के बड़ी चिंता में थे कि आखिर कांग्रेस के स्टार प्रचारक क्यों नहीं उत्तराखंड में आ रहे हैं। और जैसे हमारे प्रत्याशियों ने कहा था कि जनता ही हमारी स्टार प्रचारक है और जनता ही चुनाव लड़ रही है और पूरी जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो बहरहाल आज प्रियंका जी की दो जनसभाएं थी, रामनगर में थी, नैनीताल सीट की जो रामनगर विधानसभा है, और हरिद्वार लोकसभा की जो रुड़की में उन्होंने सभाएं की। और जैसा कि आपने भी बताया, आपने चूंकि आज यहाँ पर योगी जी भी थे और अभी मैं आपकी इंट्रोडक्शन स्पीच को ही सुन रहा था और आपने खुद बताया कि एक तरफ योगी जी ने धर्म को लेकर के बात की और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी ने विकास को लेकर, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के बातचीत रखी। तो निश्चित तौर पर जो देश के मुद्दे हैं वो कांग्रेस के मुद्दे हैं और प्रियंका जी हो या कांग्रेस का एक एक वर्कर है, उन पर मुद्दों पर बात कर रहा है। और आज प्रियंका जी ने आकर के हमारी बहन अंकिता भंडारी के उनके जो परिवार का दर्द है उस दर्द को भी छूने का काम किया। उसके अलावा अग्निवीर को लेकर के जो उत्तराखंड की सैन्य परंपरा है और सैन्य परंपरा में किस तरह से उत्तराखंड में फौज को लेकर के, फौज सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक उत्तराखंड की पहचान है, उसको लेकर के उन्होंने बात की। तो निश्चित तौर पर प्रियंका जी की जो दोनों ही सभाएं थी वो सफल रही और आने वाली जो अभी चुनाव में थोड़े दिन बचे हैं इनमें आपको और स्टार प्रचारक भी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जो सूची में हैं वो आपको उत्तराखंड में दिखेंगे। और यहाँ के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत जो मुद्दे उठते रहे हैं उनको उत्तराखंड में भी हमारे नेता एड्रेस करेंगे। बिल्कुल। रविंद्र कुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो स्टार प्रचारक लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आए, रक्षा मंत्री आए, आज उत्तर प्रदेश के मुखिया यहाँ पर थे और वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा थी। तो प्रियंका के इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का समय है, सभी पार्टियों के नेता आएंगे और आना भी चाहिए, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के अंदर के बीच का एक अंतर मैं बता दूं कि हमारे पास अगर योगी जी जैसे स्टार प्रचारक आते हैं तो एक लंबा अनुभव है जिनके पास शासन करने का। उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट जो आधा भारत है, इतनी बड़ी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से लेके और विकास के पथ पे लगातार आगे बढ़ने वाले एक बीमारू स्टेट को आज एक उन्नत स्टेट बनाने में अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो माननीय योगी जी को जाता है। दूसरी तरफ प्रियंका जी हैं जिनके पास सिर्फ अपने परिवार की बातों को बताने के अलावा उनके पास अपना कुछ अनुभव नहीं है। ठीक है, राजनीति में है, आ जाएगा, हम किसी का वो नहीं कहते, लेकिन कम से कम कुछ उपलब्धियां आप रायबरेली की बता लेते। हम छोड़ दीजिए आप किसी चीज को, आप रायबरेली तो आपके पास संसदीय सीट थी, आप लंबे समय से रायबरेली की सीट पे काम करते रहिए, आप 4 उपलब्धियां रायबरेली की बना दें। देखिए, जिस प्रकार से अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अग्निवीर जैसी योजना के बारे में कहा, मैं दावे से कहता हूं, आप इनका घोषणा पत्र पढ़ा है?
आपने उसमें अग्निवीर क्यों नहीं डाला भाई? हाँ, पहला मुद्दा है, नहीं, देखिए सुन लो ना, देखिए, मैं मैं बता रहा हूँ ना, बीच में मत बोलो ना, ठीक है, मैं वक्तव्य ले लेती हूँ। नहीं सर सर जी, जी, सर जी, सर आप देखिए बीच में आप आपने बीच में ना सवाल बोलिए उठाया। ना बीच देखो, में आप जिस सवाल पर नहीं उठाए अमरिंदर बीच जी, फिर मैं पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं रविंद्र फिर जी, आप अपना आपका वक्तव्य नहीं, पूरा नहीं, करिए, सुन लीजिए, उसके मैंने बाद आपकी आपको सारी आपस झूठ में प्रपंच बहस- सारे रविंद्र सुनिए। भाई, आप ठीक है। कैसे नहीं लग रहे अमरिंदर भाई हैं? आपको मतलब आपका नहीं जो- नहीं ना देखिए झूठ ना सच तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। नहीं सुनिए, मैं देखिए बोल इस रही तरीके हूँ से ना, डिबेट नहीं करूंगा। नहीं, आप शुरुआत ही हुई है डिबेट की, तो वक्तव्य आप आया ऐसे है। ना करें ना, ठीक है, आप आप मना लोग भी करिए जानते हमें। हैं, आप लोगों को समय मिलेगा, आप अपना देखिए वक्तव्य देखिए पूरी कीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, आपने अग्निवीर की बात आप यहाँ तो उठाते हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं डाला? पहला मुद्दा है सुन लीजिए ना, अग्निवीर का मुद्दा, आप कि मेरी बात अग्निवीर को बताओ ना खत्म भैया, करेंगे। क्या नहीं है? देखिए, आप आपका बताइए कांग्रेस का कि नहीं क्या नहीं सुन कांग्रेस लीजिए के ना घोषणा पत्र देखिए में ये इस मुद्दा तरीके नहीं से नहीं हो है पाएगा। कि एक यदि मिनट, हमारी एक सरकार दिव्या जी, बनी इस तरीके तो से नहीं हो अग्निवीर पाएगी। के उन्होंने मुद्दे को जवाब हम आप झूठ खत्म बोलेंगे। करेंगे। इस दिव्या तरह से जी, नहीं हो पाएगी इनके डिबेट, तो किस घोषणा तरह से पत्र में होगी? मुद्दा है मुस्लिम मुद्दा पर्सनल लॉ बोर्ड को पहला मजबूत मुद्दा करना। है कि अगर हमें हमारी जम्मू सरकार बनी, कश्मीर की आपको स्थिति पढ़ को करके वापस आना लेकर चाहिए, आएंगे, जिसे ये आपको पढ़ बताते करके नहीं आना है। चाहिए। और आप जिन सीधे मुद्दों अपने पर ये प्रचार, मंच पे बैठ आप के सीधे अपनी बोलते बैठक हैं, से यहाँ उन्हें चैनल पर घोषणा आ पत्र जाते में हैं। नहीं रखते। आपको कम मुझे से घोर कम आपत्ति मैं है। बताऊं मिनट, आपके एक घोषणा आपको पत्र में क्या पता क्या है, है? अग्निवीर आपको जैसी पढ़ करके योजना आना चाहिए यहाँ आज पर। आप चैनल पर भारत बैठने के आते हैं, तमाम पढ़ कर नौजवानों आना को चाहिए। एक नए रोजगार और का आप अवसर दे रही है। अग्निवीर के लेकिन सवाल आप पर, नहीं बहन बोलेंगे, गीता के क्यों नहीं सवाल शामिल पर किया? क्यों नहीं? आप ओल्ड अगर पेंशन योगी स्कीम को क्यों आदित्यनाथ नहीं जी यहाँ शामिल आए किया थे, अपने वो घोषणा उसी पत्र में? जनपद के रहने वाले क्योंकि पौड़ी आप के, हिमाचल उन्होंने तक में क्यों नहीं नहीं दे हमारी सके। बहन के साथ आप जो झूठ हुआ, बोलते हैं। उस मुद्दे को आपके क्यों नहीं घोषणा उठाया? पत्र में है, क्यों नहीं आपका उठाया छुपा उन्होंने? एजेंडा है अरे कि क्यों हम नहीं मुस्लिम उठाया? पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करेंगे। फिर उसके बाद जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो आप बताते हैं इस देश में पहला अधिकार ये संसाधनों पे किसका है, वो सबने देखा है। आतंकवादी पीएमओ में खुलेआम घूमते हैं, उनको सम्मान किया जाता है। आज जो जेलों में सड़ रहे हैं उनको आप सम्मानित करते रहे। आपका छिपा एजेंडा जनता समझ चुकी है, जनता बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप ठीक है, मुद्दे रविंद्र उठाते जी, हैं उस पे भी तो आएंगे। मुद्दा घोषणा पत्र में ठीक है। डालते क्यों नहीं है? ठीक है, उस पे भी आएंगे। दीपक रावत जी, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी किसका मेमोरेंडम ज्यादा स्ट्रांग है, कौन मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता है, इसमें हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन जो दो दौरे थे मुख्य दिग्गजों के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे दिव्या जी, बीजेपी पूछना के, तो चाहिए ना, क्यों नहीं डाला? ठीक है, वो आप कह यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने बात जवाब करते हैं दिया ना। कि पहला मुद्दा ही अग्निवीर का है। नहीं कहाँ है, मुझे बता दीजिए, दिखाइए घोषणा पत्र अपना। ठीक है। आप दिखाइए। नहीं मैं दिखाता हूँ आपको। मैं नहीं मैं आपको दिखाता एक हूँ। मिनट, दीपक रावत जी के पास आ जाती हूँ, फिर आप लोगों को बहस करने का पूरा मौका मिलेगा। दीपक रावत जी, दोनों नेताओं के दौरों को आप किस तरीके से देखते हैं? मोदी वर्सेस योगी वर्सेस प्रियंका गांधी। देखिए, दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनका आना जो जिस दल के वो हैं, जिस दल को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मनोबल बढ़ाता है कार्यकर्ताओं का। और निश्चित रूप से वो स्टार प्रचारक हैं तो एक आकर्षण भी है जो जनता के प्रति और जनता का उनके प्रति रहता है, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो तो और या फिर हमारे योगी जी हों। लेकिन ये विषय यही है कि जो बातें वो बोल के गए हैं, अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हो कि अब भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, अब विकास की बात बिल्कुल पीछे रह गई है और व्यक्तिगत छिटाकशी के ऊपर भी आ गया है, पारिवारिक छिटाकशी के ऊपर भी आ गया है, जो कि इस प्रदेश के लिए और देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है जी। हमारा मानना है कि जो विषय है, चाहे वो देश के हों या विषय हों प्रदेश के, उन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों को आगे आना चाहिए, उन मुद्दों पे विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। अग्निवीर योजना, जिस विषय में अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में उलझे हुए थे, निश्चित रूप से आप दिव्या जी, इस प्रदेश के बनने से पहले इस प्रदेश को मनी ऑर्डर प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि जो फौज में बहुत संख्या में, चाहे वो गढ़वाल रेजिमेंट हो या कुमाऊं रेजिमेंट हो या विभिन्न और जो जितनी भी रेजिमेंटें हैं, उनमें यहाँ का जो युवा था वो बहुत एक पहले उनकी प्राथमिकता होती थी राष्ट्रीय सेवा करना, और देश सेवा का सबसे अच्छा मौका उनको मिलता था वो सेना में भर्ती होकर मिलता था। और उसके बाद अपने पालन पोषण करने के लिए वो परिवार को पेंशन के रूप, जो पेंशन आप आज की डेट में तो पेंशन है, उस समय वो अपनी तनख्वाह का हिस्सा काट के मनी ऑर्डर के रूप में भेजते थे और उसी से जो पहाड़ी क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में रहने वाला उसका परिवार था वो अपना जीवन यापन करता था। दिव्या जी, आप देखिए ना आज की स्थिति क्या है। अग्निवीर योजना के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हमने वो 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम लाए थे, तो ये तो उनके लिए वो जो पूर्व में जो सर्विसमैन है, वर्तमान में अग्निवीर है, उनकी स्थिति क्या होगी? 16 साल का लड़का है,
20 साल में वो बाहर आ जाएगा। जी 20-25 लाख रुपए आप उसके हाथ में दे देंगे, हम्म क्या उसका विवाह होगा? जी कोई लड़की उससे विवाह करेगी? क्योंकि तो वो बेरोजगार हो चुका है दोबारा से। हम्म। आप उसको कहां पर लाकर मुझे लाते हैं? बताइए ना 25 साल की आप उम्र उसको में कौन सी ऐसी योजना है जहां आपके हाथ में 20 लाख रुपए आ रहे हैं? आप उसे कहां पर लाएंगे? आप एक बात बताइए, जहां आप उसे उसके फिर उस पास- चौराहे में लेके आ आप गए उसके हैं पास- जिस चौराहे में उसके उसका कोई पास भविष्य नहीं जो है, है, जिस चौराहे में उसको ये नहीं समझ किस्म पाएगा की कि मुझे जो क्या है करना है। ट्रेनिंग होने के आपने उसे बावजूद सिर्फ एक उसको सुरक्षा गार्ड के रूप कई में, नौकरी के रूप में सुरक्षा के बना के रख दिया है। उसमें जो है आप उसको बताइए रिजर्वेशन कैसे? मिलेगी, और उससे बड़े पुलिस में सुनिए, मिलेगी, अगर वो अन्य सैन्य बलों में दुर्भाग्यवश मिलेगी, वो शहीद हो गया, सुनिए, दुर्भाग्यवश अगर वीरगति को प्राप्त हो गया आप तो उसको झूठ बोल- शहीद का भी, आप मुझे बताइए उसको कौन सा शहीद का भी विकल्प है? दर्जा नहीं मिलेगा। आपने कह दिया उसको ना। शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा। आप मुझे वो रविंद्र बताइए, जी, सुन लीजिए। ये बात तो समझिए। नहीं, अभी- आप समझिए। अभी ठीक अगले है, साल- आप मुझे अग्निवीर की एक बात विकल्प हो रही दिखाइए। है, अग्निवीर की बात हो रही है, एक दीजिए, मिनट जहां जिस 25 योजना साल की के आप 22 इतनी साल की तारीफ उम्र कर के रहे हैं, लड़के रविंद्र को जी, 20 लाख बहुत रुपए जल्द मिलते हैं। अग्निवीर आपको की पता जहां चलेगा। तक बात हो रही है देखिए, सर, अग्निवीर की अग्निवीर की बात हो रही है, तो ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो रिफॉर्म्स होंगे, यानी कि फील किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसमें रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, जैसे सवाल उठा रहे हैं। जी आज नहीं तो कल ये इनके प्रवक्ता बोले, इनके नेता बोले, अग्निवीर योजना को सेटबैक करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें इनको वापस लेना पड़ेगा या उसमें संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अगर किसी प्रदेश में पड़ा है तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड तो पूरा एक्स सर्विसमैन से भरा हुआ है। यहाँ तो शायद ही कोई ऐसी रेजिमेंट होगी पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो किसी भी उसके हो, चाहे पंजाब रेजिमेंट हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो, चाहे गढ़वाल रेजिमेंट हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो, ठीक बिहार रेजिमेंट हो, या किसी भी रेजिमेंट में हो, या असम रेजिमेंट हो, जहां पर उत्तराखंड का कोई युवा उसमें ना सम्मिलित हुआ हो या उसमें काम ना कर रहा हो, अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हो। लेकिन अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव अगर किसी प्रदेश में पड़ा है पूरे उत्तर भारत में, तो वो उत्तराखंड में बना है। और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। यथासंभव उन्होंने इसको अब उसमें संशोधन नहीं किया या उसको बैक नहीं ले, उसको उसका निर्णय नहीं लिया उस पे बिल्कुल वापस लेने का। ठीक है। हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर डिबेट चल रहे हैं क्योंकि कई मुद्दे हैं, लेकिन अग्निवीर प्रमुख इसलिए है क्योंकि आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस पर बात की है, लेकिन दोनों ही दिग्गजों के आज दौरे थे। किस तरीके से आप दोनों के दौरों को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जब पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा आए, चाहे योगी आदित्यनाथ आए, चाहे मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चाहे राजनाथ सिंह जी गौचर में आए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी ऋषिकेश में आए, प्रभाव पड़ता है। भारी संख्या में लोग जुड़ते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनके भाषणों को आत्मसात करते हैं। जी अब सवाल ये है कि हम जो हमारे जो बड़े नेता आ रहे हैं वो एक दूसरे की आलोचना तक सीमित हैं या उनके पास देश के लिए कोई विजन है, कोई उनका रोड मैप है। जी घोषणा पत्र तो एक पार्टी का तो आ गया है, उसमें तो कोई ऐसा बहुत बड़ा ये नहीं है कि जिससे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। उसमें कुछ फ्री देने की कुछ बातें हैं और कुछ अल्पसंख्यकों की बातें हैं, और उसमें ये भी कहा गया है कि बहुसंख्यकवाद का हम विरोध करते हैं। तो ये तो वही जाने कि वो किस एंगल से इस घोषणा पत्र को देख रहे होंगे अपने। दूसरी पार्टी का आना शेष है। उत्तराखंड क्रांति दल का भी घोषणा पत्र आ गया, लेकिन उत्तराखंड के लिए जो बहुत बड़ा विजन है वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। यहाँ उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो स्पष्ट करें। जी हम एक चीज कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का काम जाति की गणना करना कब से हो गया। पहले जो पार्टी कहती थी जात पर ना पात पर मुहर लगेगा हाथ पर, आजकल कह रही जाति की गणना करो। तुमको काहे को चाहिए भाई जाति गणना? किसने पूछा तुमको जाति गणना करने के लिए? किस हिंदू ने मांग की जाति गणना करने की? और पार्टियों की जाति और जो कम्युनिटीज हैं और जो मजहब हैं और जो पंथ है उनकी जाति गणना कौन मांग रहा है आपसे? किसी ने आपको चिट्ठी दी क्या कि जाति गणना करनी है? यही काम रह गया। आप डेवलपमेंट की बात करो, आप रोड मैप दो अपना, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम रोडें बनाएंगे, हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम IIM बनाएंगे, हम IITs बनाएंगे। ये बताइए जनता को, आप मांग भटकाते क्यों हैं? एक और चीज उठ रही है, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना में पूरे देश में 3000 लोग भर्ती होने, तो जो सामान्य भर्ती है वो बंद कर दी क्या? देहरादून का IIM बंद कर दिया क्या? देहरादून का IIM चल रहा है ना, हर 6 महीने में उसमें पासिंग आउट परेड हो रही है, अफसर लग रहे हैं हमारे, सामान्य भर्तियां हो रही है। 10,000 फौज भर्ती होती है हर साल, उसमें से 3000 अग्निवीर एक्स्ट्रा हैं, तो उनको आप बंद क्यों करना चाहते हैं? कोई सुझाव है उसमें, सुधार है, उसके सुझाव दो। हम तो सोच रहे हैं अच्छा है, उत्तराखंड में कुल कोटा जो मिला है वो 40 लोग भर्ती होने हैं। पिछले साल में उस भर्ती में वहां कोटद्वार में था 1 लाख लोग आए थे वहां भर्ती होने लड़के। तो राजनीतिक दलों को अग्निवीर पसंद नहीं आ रहा हो
लेकिन लोगों को तो आ रहा है, तभी तो 1 लाख लोग बच्चे आए थे कोटद्वार में, बेचारे वहां भूखे प्यासे मर गए, धक्के मुक्के खा रहे थे वहां। 40 लोग भर्ती होने 1 लाख बच्चे पहुंच गए। तो क्रेज है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। जिसको ना जाना अग्निवीर में, तो आईएएस करो, पीसीएस करो, टीचर्स की परीक्षा दो, एलटी ग्रेड की दो, सीटी ग्रेड की, दुनिया भर की परीक्षाएं और भी हैं, वो दो ना भाई। विरोध मत करिए, जो चीजें आ रही हैं, क्रिएटिविटी है वो एक्स्ट्रा है। जब हमें फौज की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी तो हम इजराइल की तरह एक्स्ट्रा फौज ले सकते हैं। तो कोई मुझे दिक्कत नहीं उस अग्निवीर योजना में लग रही। जो पार्टी विकास का नारा लेके आए, उसको उसका प्लान क्या है वो देखना चाहिए, कोई सा पार्टी हो। हम इस दल और उस दल की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में विकास की आवश्यकता है। 2 राज्यों की सरकारें यहाँ, दोनों पार्टियों की, जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सरकारें रही हैं उत्तराखंड में 10-10, 11-11 साल रही हैं। 8 जिले पहाड़ों के आज भी उद्योग विहीन है। तो उद्योग कब लगेंगे यहाँ? उद्योगों के अभाव में तो पलायन कर रहे हैं। 60% गांव आज भी सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं। आप अपनी उपलब्धियों के यहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो वो गांव कब जुड़ेंगे सड़कों से? तो सड़कों के अभाव में तो लोग पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। इंदिरा गांधी जी को आज से 40 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता महसूस हुई, तब जनसंख्या 60 करोड़ थी। आज तिगुनी हो गई है, 140 करोड़ के पास हम पहुंचने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं। आज क्यों नहीं मांग करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की? तो वो भी आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून। उसके लिए मांग उठाइए, सभी दल उठाइए, तभी तो बेरोजगारी कम होगी। हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं, तो कहां से आएगा उतने लोगों के रोजगार? तो चीन ने, तो हम चीन का बड़ा उदाहरण देते हैं, वहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर एक बच्चे का कानून 1953 से लागू है। तो हमारे यहाँ कब होगा लागू? बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ जनसंख्या नियंत्रण पे अवश्य सभी पार्टियों को चिंतन मनन करना चाहिए। विकास के लिए सारी पार्टियों को अपने घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो रखना चाहिए। मजहब की राजनीति, जाति की राजनीति, अल्पसंख्यक की राजनीति, बहुसंख्यक की राजनीति, ये बहुत हो गई। इससे देश का बड़ा अहित होता है। आप सेकुलर कह रहे हैं अपने को, तो फिर अल्पसंख्यक शब्द कहां से आ रहा है अब तुम्हारे यहाँ? और 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग अल्पसंख्यक कहां से होते हैं? वो तो पाकिस्तान के दुगने हो गए यहाँ। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों को हटा के डेवलपमेंट की राजनीति करिए, अच्छी राजनीति करिए। दोनों हमारे महान दल यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों का इतिहास रहा है, लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी रही है हमारी, और योगदान है उनका। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बड़ा अच्छा विकास के काम किए हैं, उनका भी योगदान नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो जनता के हित की मांग हो वो रखिए। निश्चित रूप से दोनों पार्टियों का भविष्य उज्जवल है। अच्छा, हरीश मैकुरी जी, आपने यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की है और आपने जिस तरह से कहा कि माइनॉरिटीज जो हैं वो बढ़ गए हैं, पाकिस्तान से दोगुने हो गए हैं। जो सीएए कानून अभी लागू हुआ है उसका क्या कहेंगे सर? क्या वो पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण नहीं हो सकती है? क्या चीज? जो सीएए कानून अभी लागू हुआ है, क्या वो पॉपुलेशन ग्रोथ का कारण नहीं होगी? ऐसा है दिव्यदर्शनी जी, पूरे पाकिस्तान में ना और बांग्लादेश में मिला के 7 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं टोटल। और यहाँ पे हमारे जो है 2 करोड़ रोहिंग्या पल रहे हैं। 5 करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेशी वाले यहाँ दिल्ली में पल रहे हैं, बांग्लादेश में, बंगाल में पल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पल रहे हैं। ये भी बाहर जाएंगे ना, ज्यादा बाहर जाएंगे। और कोई पाकिस्तान में चिट्ठी देके नहीं यहाँ बुला रहे हैं, बांग्लादेश में चिट्ठी देके नहीं उनको यहाँ बुला रहे हैं। वो तो जो पीड़ित होंगे, जो आना चाहेंगे, जो एप्लीकेशन लगाएंगे, उसकी समीक्षा होगी कि ये सचमुच पीड़ित है क्या है। तो अब थोड़ी हम अफगानिस्तान में, जिस दिन अफगानिस्तान बना था ना 1950-52 में, 5 लाख सिख परिवार थे। आज वहां पे गिन के 51 सिख बचे हुए हैं, गिन के। और वो भी जो है वो अपना वो पुस्तक लेके बेचारे भारत आने के लिए तैयार बैठे हैं, केवल 51। तो कुल दोनों देशों में मिलके 7 करोड़ नहीं हिंदू बचे हुए हैं। और वो कितना पीड़ित है, उनकी बेटियां रात में उठा के ले जाते हैं, 11 साल की होती बच्ची को उठा के ले जाते हैं। तो उनका भी दर्द भारत ही महसूस करेगा ना, कोई पाकिस्तान थोड़ी कोई महसूस कर रहा है उनका दर्द, बांग्लादेश थोड़ी कोई महसूस कर रहा है उनका दर्द। बिल्कुल। तो इसलिए अगर ये चिंता भी कोई सरकार कर रही है तो वो जायज है। अमरिंदर बिष्ट जी, यहाँ पर आप लोगों ने रोजगार की बात आप लोग कर रहे हैं, कुछ चीजें मुफ्त देने की बात भी अपने मेमोरेंडम में कर रहे हैं। आखिर जातिगत जनगणना कराने की बात क्यों आई? आप लोगों को क्यों महसूस हुआ? क्योंकि इसका खामियाजा आप पहले भी भुगत चुके हैं। जब राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया था और जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, आप लोग वहां पर हार गए। देखिए, जातिगत गणना 2 बातें। सबसे पहली बात, जातिगत गणना करने वाला इस देश का पहला राज्य कौन है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से।
और मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में जाति गणना का अगर किसी राज्य ने सबसे पहले की है तो वो बिहार राज्य है, और वही बिहार राज्य है जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहा है। तो एक तरफ तो जैसे जिस तरीके से अभी कह रहे थे हमारे मैखुरी जी कि एक तरफ तो वो जाति गणना का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने जो है पूरी दुनिया के अंदर जो जाति गणना हिंदू और सिखों की और तमाम लोगों की गणना किस तरीके से आपके चैनल पर की, तो ये ऐसा है ना जैसे सर के बल उल्टा हो जाना है। अब दूसरी बात मैं इस पर आता हूँ कि अल्पसंख्यकों को लेकर के जो बात वरिष्ठ पत्रकार ने भी कही और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कही, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो अल्पसंख्यक समुदाय से, क्योंकि भारत जो राष्ट्र है वो सबका राष्ट्र है। हम जब बचपन में पढ़ते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हमको ये पढ़ाया गया, मुझे लगता है कि वो गलत पढ़ाया गया होगा, आज कुछ और इस देश में चल रहा है। पर फिर भी मैं उसके बावजूद भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर अल्पसंख्यक समाज से दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को, अगर दिक्कत है पत्रकारों को, कथित कुछ लोगों को जो अपना व्यू दे रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बात को कह रहा हूं, दिव्य दर्शनी जी ने चुप कराइए आप, मैं बात पर आ रहा हूं, मैं बात को कहूंगा, मैं अपनी बात को कहूंगा, आप नहीं बोलेंगे बीच में, आप बीच में बोलेंगे। दिव्य दर्शनी जी आप इंटरप्ट कीजिए, आप इंटरप्ट करिए, मैं बिंदुवार पूरी बातों को कहूंगा। और अगर आपके प्रधानमंत्री हम पूरी बात को कहेंगे, हम पूरी बात को कहेंगे, हम कहे पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों को लेकर के इस देश में क्या क्या नीतियां बनी हैं, पिछले 10 सालों में इस देश में सबका वक्फ बोर्ड एक को मिनट, ये कौन सा विकास की बात हो रही है? ये कौन सी विकास की बात हो मुझे रही है? बातचीत नहीं, मैं झूठ क्यों बोल रहा है? ये सभी राजनीतिक दलों से, ये सभी राजनीतिक, एक मिनट, मैंने आप दोनों को मैं शांत करा रही हूँ और एक रिक्वेस्ट है, एक मिनट रुक जाइए। रविंद्र जी और अमेंद्र जी, आप बताइए, रविंद्र जी, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट आप लोग रुक जाइए, अभी फिर घर पे आप लोग वापस जा रहे हैं। बात पर आ रहा हूँ, आपकी सोच मत कीजिए डिबेट को, एक मिनट रुक जाइए। राजीव गांधी ठीक है, एक मिनट आप दोनों शांत होइए, आप सब ठीक है मैं रोक रही हूँ, लेकिन आप सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि इस तरीके से डिबेट को डिरेल मत कीजिए और किसी स्पेसिफिक उस पर टारगेट मत कीजिए, क्योंकि धर्म की यहाँ पर बात हो रही थी, विकास पे बात कीजिए। आप लोग बार बार एक मुद्दे धर्म से उठाते हैं और वहां पर चले जाते हैं। आपकी टेक्निकलिटीज जो हैं वो आप बताइए, जो जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई। जातिगत जनगणना पर मैंने कह दिया है कि जातिगत जनगणना की शुरुआत ही इन लोगों ने की है जो आज विरोध कर रहे हैं। एक बात मैं इस पर अपना पक्ष रख चुका हूँ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, दूसरी बात मैं आप पर कह रहा हूँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं इस स्टेट की बात करता हूँ, मैं इस स्टेट का विरोध किया। मैं इस झूठ सर जनता पे छोड़ दीजिए, आप लोग अपनी अपनी बातें इस डिबेट के माध्यम से रखिए। अपनी स्टेट पर बात हूँ, मैं अपनी स्टेट पर कहता तो हूँ। फिर क्यों कहते क्या हमारी स्टेट इस बात की गणना कर चुकी है कि स्टेट में जो है ओबीसी कितने हैं? क्या स्टेट में इस बात का आंकड़ा है कि एससी कितने हैं? ये आंकड़ा है ना हमारे पास, ये आंकड़ा हमारे पास कैसे आया? भाई जाति गणना जब हुई है और हमने यहाँ हमारी सरकार नहीं है, किसने की है? ये ऑलरेडी जातियों की गणना का कॉन्सेप्ट तो समाज में है। और अगर मान लिया जाए यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, तो आरक्षण की व्यवस्था अगर लागू है इस देश के भीतर, तो जातियों की जनगणना की व्यवस्था उसी के आधार पर तो हम तय कर पाएंगे इन चीजों को। इसलिए अरे भाई अब मैं कौन रहा है आपसे जातीय जनगणना? बात हो गई नेहरू जी ने प्रथम, जो आप कहते हैं नेहरू जी लेकर आए सब कुछ, तो नेहरू जी ने तो आपको जातीय जनगणना करने से भी मना किया था, उसका विरोध किया था। राजीव गांधी ने विरोध किया था, सदन के अंदर विरोध किया था। आप बताइए ना, इनका जाति गणना को लेकर के इनका जो रवैया है मैंने उस पर आपको बता दिया, और जो फैक्ट बात है, जो फैक्चुअल है, मैंने उस पर आपको बता दिया। मैं आपको कह रहा हूँ, मंच पे बैठ के उठाती हद है, उसे क्या मैं डिबेट छोड़कर जाऊं? अमेंद्र जी, आप डिबेट में पहले भी, एक मिनट, आप लोग पहले भी डिबेट्स में बैठे और ऐसा काउंटर होते हैं जब आप लोग अपनी बात दीजिए ना। बिल्कुल आप बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे, काउंटर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज डिबेट छोड़ने की बात नहीं है। अभी कह रहे हैं, एक सवाल आया, आप फिर बोलोगे कि फिर मैं अल्पसंख्यकों पर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि सवाल इन्होंने खड़ा किया है, इन्होंने इस देश को बांटा ही बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के रूप में। अब क्या
इन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बढ़ावा देने की बात की, इन्होंने वक्फ बोर्ड को बढ़ावा देने की बात की। अब आप मुझे बताइए, 10 साल से इन्हीं की तो सरकार है इस देश में और अधिकांश राज्यों में इन्हीं की सरकार है। तो पिछले 10 सालों में अगर इनको वक्फ बोर्ड से और जो दूसरा बोर्ड है उनसे यदि इनको दिक्कत है तो खत्म क्यों नहीं किए? कौन करेगा खत्म? कोई दूसरी पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी, यूकेडी आएगी, तीसरी पार्टी आएगी खत्म करने के लिए? खत्म इन्हीं को करना है भाई। अगर नफरत है, अगर दिक्कत है तो खत्म कर दो ना, कौन आपको रोक रहा है? दूसरी बात। तीसरी बात जो ये कहा दोनों ही लोगों ने कि भाई मुफ्त की राजनीति, मुफ्त की कुछ योजनाएं देने की बात कह रहे हैं। मुझे बात करें, तीसरी बात प्लीज उनको खत्म कर लेनी दीजिए, आपके पास में आ रही है रविंद्र। मुफ्त को लेकर के जो बात हो रही है, अगर ग्रीन बोनस की बात हो रही है किसी राज्य के लिए, हिमालयी राज्य के लिए, तो वो खराब है। अगर किसी खिलाड़ी के लिए उसको छात्रवृत्ति दिए जाने की, स्कॉलरशिप दिए जाने की या उसको कोई भत्ता दिए जाने की बात हो रही है तो क्या वो गलत बात है? और ये बात को कौन लोग कह रहे हैं? ये उस बात को कह रहे हैं जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को इस देश में दे रहे हैं, जो 500 रुपए किसान सम्मान निधि प्रति माह दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं ना। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये फ्री की योजना है, ये लागू कर रहे हैं। तो ये कैसे ये मानदंड है? तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर जो मैं उस बात पर आता हूं जो हरीश भाई ने कही, उन्होंने कांग्रेस को लेकर के भी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी दो अलग अलग तरीके की बातें की। तो कुल मिलाकर के विकास का सवाल है, विकास की बात करनी है आज। उस पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया, उस पर जाति जनगणना कहां से आ गई, उस पर ये मुद्दा कहां से आ गए। हमको सवाल ये करना है कि भाई विधायक आपके जो 5 सांसद हैं, ठीक है, मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, इसलिए जातीय जनगणना है कि आपके मैनिफेस्टो में क्या चीजें हैं। ठीक है, क्या हमारे मैनिफेस्टो बहुत सारे सवाल है? देखिए बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई अभी तो नहीं मैं अभी आप भी इनसे भी पूछ लीजिएगा कि क्या हमारे मैनिफेस्टो में जाति जनगणना है? एक बात। दूसरी बात, एक बात जो पहले एक सवाल आया था, नहीं वो एक सवाल अग्निवीर को लेकर के आया था, तो मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि अग्निवीर को लेकर के इन्होंने सिर्फ शायद अल्पसंख्यकों वाला मामला पढ़ा हमारे घोषणा पत्र में कि उसको मुख्य धारा से जोड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो अग्निवीर को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस की बिल्कुल स्पष्ट है मंशा, बाकायदा उसको घोषणा पत्र में शामिल किया है कि हम इस योजना को समाप्त करेंगे। जिनको ये योजना अच्छी लग रही है, जो इस योजना के पक्षधर है, वो इसको स्वीकार कर ले। वो बल्कि वो ये भी कह सकते हैं कि उनके बच्चों के लिए जो अग्निवीर के माध्यम से ही सेना में जाने का अवसर हो, कोई दिक्कत नहीं हमें इसमें। ठीक है, रविंद्र कुमार जी। देखिए, इन्होंने बहुत सारे जो है ना आरोप लगा दिए। आप किसी भी तरीके से इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर की मुसलमानों से नफरत करती है। आपने कही है? सुन लीजिए, हमें नफरत है उस राजीव गांधी की सोच पे जो एक 60 वर्षीय महिला को, शाहबानो को कोर्ट के जजमेंट से जहां उसको राहत मिलती है उसके गुजारे भत्ते के लिए, उसको जो है शाहबानो का पूरा मामला निपटा दिया। बात करने का नैतिक अधिकार आपको नहीं है, तरीके से वो छोड़ दीजिए। आप कहां की बात कर रहे हैं? कहां चले गए? फिर वही क्यों ले जा रहे हैं डिबेट को? डेवलपमेंट पे लाइए। अब आपको देखिए, इस डिबेट को रुक जाइए। क्या हमारे देश का विकास इन्हीं मुद्दों पे होने वाला है? आप ये बता दीजिए कि आने वाले वक्त में अगर हमें हिंदू मुस्लिम ही करना है बैठे, तो फिर बाकी सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। नहीं, पूरी डिबेट में शामिल कर लीजिए। रविंद्र जी, समय कम है, लेकिन एक मिनट आप लोगों के बड़े स्टार प्रचारक, ठीक है उनके मैनिफेस्टो में मेरा क्योंकि आपने काउंटर भी किया बीच में, ऐसा नहीं हो सकता रविंद्र जी कि आप लोगों ने बात नहीं रखी। प्लीज, लेकिन आप धर्म पे नहीं बोलेंगे, ये बात निश्चित। मैं बात बता रहा हूँ, धर्म से उनकी राजनीति चल रही है, धर्म पे नहीं बोलेंगे तो क्या विकास पे बोलेंगे? जब राजीव विकास पे अगर उनको कुछ किया होता तो विकास पे बोलते, अब वो धर्म पे ही बोलेंगे, क्योंकि वही जब आप धर्म को लेकर के तो पूरी की पूरी आज की डिबेट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। वहाँ क्या होता है? इनके पास काम करने को कुछ है नहीं। इनके सांसद निधि तक नहीं बांट पा रहे, 50% सांसद दिखाते
कलस्तर जब यही हमारी देहरादून की एजेंडा रायपुर हमारी विधानसभा में चले एजेंडा जाइए, किसके वहाँ क्या है? सांसद आदर्श ग्राम जनता पे छोड़ ग्राम दीजिए। सभा में जाइए, अपनी वहाँ बात उन्होंने रखिए, उन्होंने डिबेट के माध्यम से उन्होंने आप लोग अपनी कलस्तर बात बजा रखिए। करके आपके शांत हो शासन को जाओ। भगाने का काम ऑडियो किया। डाउन इस कीजिए, तरीके की प्लीज। पार्टी है, ठीक है, एक आपके मिनट। पास कोई एजेंडा नहीं। आप मुझे 4 बात बता दीजिए ना, प्रियंका गांधी जी आई थी रायबरेली में, क्या किया इन्होंने? क्यों बताएंगे? आप उत्तराखंड में बताना, रायबरेली की बताना बात क्यों पड़ेगा। करेंगे? लोग उत्तराखंड पूछ में रहे हैं, बहन हम अंकिता पूछ की रहे बात हैं, करेंगे, सवाल करते हैं। उत्तराखंड में आपके सांसदों के बताइए निकम्मे ना, क्या पन पर किया? सवाल करेंगे, उत्तराखंड में इस बात पर बात उत्तराखंड करेंगे पे क्या कि किया? देश में जिस इसका जो सरकार नतीजा चल रही हो, 2014, आपकी जनभावनाओं के अनुरूप नहीं चल रही है, 2019, क्यों करेंगे रायबरेली की बात? और 2024 और जवाब आपको देने हैं, जवाब आपको देने हैं, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपको जवाब देने होंगे। ठीक है, आपको जवाब देना दीपक होगा। रावत जी, दीपक रावत जी, ये ठीक है, एक जनता आपको मिनट, सजा देगी, प्लीज। क्योंकि ये आप डिबेट जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बताते नहीं है। लास्ट में फिर ये बताते हैं कि ठीक है। पहला अधिकार इस ये- देश के संसाधनों में आ गए फिर। भला ठीक फिर है, वही आ गए। ठीक है, हमने- प्लीज। फिर वही आ हमने गए। कहा, प्लीज। ये आपने आगे। कहा है। जनता हम समझदार आगे है, सबका जनता साथ समझदार सबका है। साथ तो ये रविंद्र जी, सबका जो साथ। महापर्व अरे की ये बात देश कर रहे हैं, सब कुछ लोगों लोग- का- सब एक लोगों का मिनट। एक समान तरफ रूप से हक है। अमरिंद्र जी, आप रविंद्र किसी जी, एक एक बात मिनट पे रुक जाइए, बैठे। रुक जाइए। आपके आप बात जा रहे हो दोनों, आप। आप दोनों से अनुरोध है मेरा, जाति को आप बात दोनों से बतानी, अनुरोध है मेरा, आपको- अगर आप लोकतंत्र का महापर्व कहते, कुछ चीजें जनता के डिसीजन पे भी तो छोड़ दीजिए। अगर आप ही लोग सब डिसाइसिव हो जाएंगे कि किसका झूठ किसका सच, करने का सेंस भी तो तमीज नहीं, भी ठीक है, तो आप लोगों ने की है, आप लोगों ने कही है, आप आप बोल लोगों रहे ने हैं ना, कही है। आप एक बोल रहे हैं मिनट, हमारे एक बारे में, मिनट, हमने तो दीपक पूरा रावत सुना जी, आपको। दीपक आप रावत बोल रहे हैं, एक मिनट, भाई आप बोल रहे ठीक हैं, है, एक मिनट, और बोल आज की रहे हैं, डिबेट, हर आज की बात में डिबेट, हम कह आज रहे की हैं डिबेट उत्तराखंड बेशक उत्तराखंड रुक राज्य जाइए के सर, विकास और पर भी बात गेस्ट है, करिए। उस हाँ, चीज कौन का सा लिहाज हम कह रहे हैं रखिए। विकास पर बात करिए। सिर्फ आप आज अगर बीजेपी का एजेंडा कांग्रेस मत नहीं चलाइए है, यहाँ चैनल सिर्फ पर। बीजेपी कांग्रेस नहीं है, आज और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और बेशक ये डिबेट हो प्रियंका वर्सेस योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी रैली, लेकिन ये डिबेट सभी दलों को अपनी बात रखने के लिए मंच प्रोवाइड करता है। तो प्लीज अपनी अपनी बात अपने समय पर रखिए, बाकी स्टार प्रचारकों के हाथों छोड़ दीजिए। दीपक रावत जी, यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी भी विकास की बात की, घूम फिर के किसी के मैनिफेस्टो में कुछ जातिगत जनगणना की बात हो, कोई धर्म की बात करता है, मंदिर की बात करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज डाइवर्ट कर देती है पूरे विकास के मॉडल को? निश्चित रूप से देखिए, यही तो विषय है कि विकास के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। बाकी जो धार्मिक हैं, जो भावनात्मक रूप से लोगों को उग्र कर सके या भावनात्मक रूप से अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके, उन्हीं विषयों में तो बात हो रही है। ये मैं लगातार इस आप के चैनल के थ्रू बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है, और उस नैरेटिव सेट के कारण ही ये सारी चीजें आ रही हैं। यही विषय है कि आज उनके पास विषय चर्चा ही नहीं है। एक तरफ तो रविंद्र भाई साहब हमारे कहते हैं कि कांग्रेस से उनके प्रियंका गांधी के बारे में पूछ रहे हैं कि उन्होंने रायबरेली में क्या किया। तो दूसरा प्रश्न ये भी तो है ना कि पिछले 5 साल से उनके जो सांसद थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने ऐसा कौन सा उल्लेखनीय काम किया है, ये प्रदेश जानना चाहता है। रविंद्र भाई जी, मैं ये भी भाई साहब से मैं भी जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश अनुसार उन 5 सांसदों ने एक एक गोद दान में मिला था, एक एक गोद को उन्होंने लिया था, गांव को लिया था। उन गांव की क्या स्थिति है? उन गांव को तो पिछले 5 साल में आज की डेट में सभी के लिए एक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। उन गांव के नाम तक उनको याद नहीं होंगे, उन गांव की पहचान तक उनको नहीं पता होगी। तो ये विषय कहां से आए थे? ये विषय वहीं से तो आए हैं कि गांव गोद लीजिए, गांव गोद लीजिए, उनको पढ़ाई। अगर आज उन 5 सांसदों में से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक सांसद किसी एक गांव को इतना समृद्धशाली बना देता कि जिसका बखान करते करते जो विपक्ष है वो भी उसका बखान कर रहा होता, जो सत्ता पक्ष है वो तो करता ही करता, साथ में मीडिया के सारे लोग बखान कर रहे होते उस गांव का। कोई ऐसा गांव आपके पास है जानकारी में? मीडिया के पास कोई ऐसा गांव है? इन 5 सांसद एक भी नहीं है। तो जब ये प्रश्न आप विपक्ष से करते हैं तो ये प्रश्न स्वयं आपके सांसदों पे आता है कि इस प्रदेश के लिए आपने क्या किया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए दिव्या जी कि 60% तक इस जो सांसद थे उन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं करी। अब आप मुझे बताइए, ये क्या ये जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, क्या इस प्रदेश में बहुत ज्यादा आय के स्रोत है? यहाँ पर सुदूर गांव में लोग पानी के लिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक जाते हैं पानी पीने के। ये जो हर नल हर जल की योजना है, ये 4 मैदानी जिलों में तो सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन ये पहाड़ों में सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का कि हम 400 पार जा रहे हैं, वो तो इसी बेसिस पे है कि विकल्प क्या, हमारे अलावा विकल्प नहीं है, क्योंकि मजबूत नहीं है विपक्ष। देखिए,
अब उनके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे वो जनता को आकर्षित करना चाह रहे हैं, उन मुद्दों पे जनता आकर्षित हो रही है और जनता उनको वोट भी दे रही है। लेकिन इन सारे कारणों से जो इस प्रदेश की समस्याएं जस की तस हैं, मैं तो लगातार आपके मन से पूछता रहता हूं कि क्या कारण है कि 22-23 वर्षों के बाद भी परिसंपत्तियों का बंटवारा आज तक नहीं हो पाया। ग्रीन बोनस हमने तो नहीं मांगा, ग्रीन बोनस वर्तमान सरकार ने मांगा था, तो मोदी जी अगर आए थे तो ग्रीन बोनस दे देते, तो भला तो सबका होता ना। लेकिन आज हम- योगी हमें जी समझ- ने योगी जी ने मंच में बोला कि धामी जी आए थे मेरे पास और जो सालों पुरानी जो समस्याएं हैं उनको मैंने बुलाया था और वो हल कर ली गई हैं। ये बात उन्होंने मन से कही है। अगर फिर कोरा झूठ है, उन्होंने कहा नहीं हुआ लेकिन है। क्या हुआ है? हम तो कह रहे सवाल तो ये हैं, है। स्पष्ट कर दीजिए कि ये जिन 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 संपत्तियों में स्पष्ट कर दीजिए कि ये इनका अधिकार क्षेत्र यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, इनका अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड का है, स्पष्ट कर दीजिए। जिन विषयों में दिक्कत आती है उन विषयों में प्रधानमंत्री के पास चले जाइए, लेकिन नहीं करेंगे। मैं उत्तराखंड क्रांति दल तभी तो कहता है, अगर आज ये परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या सॉल्व नहीं हुई तो इस प्रदेश में कभी ये परिसंपत्तियों के बंटवारे की समस्या, तो क्या जरूरी नहीं है परिसंपत्तियों का बंटवारा? ग्रीन बोनस जरूरी नहीं है यहाँ के लिए? यही तो विषय, इन्हीं विषयों में तो बात हो रही है कि इन विषयों पर ये सारी जो चर्चाएं हो रही हैं, जो आपके चैनल में भी आज जो चर्चा चली, वो इसमें थोड़ी हो रही है, वो धार्मिक वालों में हो रही है, वो धार्मिक उन्माद वाली बात हो रही है, किसी एक विशेष धर्म की बात हो रही है। तो ये इसमें जो इस विकास के जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, वो गौण हो जाते हैं। जबकि इस प्रदेश में दोनों ही पार्टियों को 2-2 बार शासन करने का मौका मिला है, बहुत सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निवारण करना बहुत जरूरी है। तभी ये देश प्रगति करेगा, तभी ये राज्य प्रगति करेगा। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, जो आज पूरी सिचुएशन है, अगर हम क्योंकि हमारा देश में सेंटिमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टी सेंटिमेंट्स को छूती हैं, तो क्या आपको लगता है कि सेंटिमेंट्स छूने पर मुद्दे कहीं दब जाते हैं या फिर दोनों ही का अपना महत्व है? नहीं, देखो, राजनीतिक जो दल हैं वो तात्कालिक उनका क्या विषय है, खासकर चुनाव के समय पर ऐसी बातें करते हैं जिनसे वो अपना वोट आकर्षित कर सके, मैक्सिमम वोट आकर्षित कर सके। जी। तो राजनीतिक दल ये सब करते ही हैं, इसलिए, और सेंटिमेंट ही भुनाते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो सेंटिमेंट्स है ना, उसी पे मत जाइए। राजनीतिक दलों का एक ही काम है, मैं फिर से कह रहा हूं, विकास के कार्यों के लिए राजनीतिक दलों की स्थापना हुई, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो, देश में अच्छी सड़कें बने, देश में अच्छे मेडिकल कॉलेज खुले, देश में अच्छे शिक्षण संस्थान खुले, देश की जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, वो बनी रहे, उस दिशा में कुछ काम हो, तो भारत का अस्तित्व है। कोई हमको अमेरिका थोड़ी इसे बनाना है या चीन थोड़ी बनाना है, भारत को भारत ही रखना है। इस दिशा में भी काम और राजनीतिक दलों को सोचना है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में आना चाहते हैं, सबको सोचना है। उत्तराखंड की निश्चित रूप से जो परिसंपत्तियों का वो गंभीर विषय है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस समय उत्तराखंड में सौभाग्य से उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है, देश में भी भारतीय जनता पार्टी। मैं उत्तराखंड के संदर्भ में कह रहा हूँ, ये उत्तराखंड के लिए अच्छा मौका, अच्छा अवसर हो सकता है कि हम परिसंपत्तियों का बंटवारा निपटा दें। परिसंपत्तियों का बंटवारा एक लाइन पे निपटाना है, एज इट वेयर इज, जहां है जैसा है, वो उस प्रदेश के, जो हमारी सीमा में है वो हमारा है, वो आपका। कल तक तो लखनऊ भी हमारी राजधानी थी, आज देहरादून है या गैरसैंण होने वाली है। तो अब जो उत्तराखंड में है वो उत्तराखंड का इस एक लाइन पर दोनों राज्यों की सहमति बन जाए, उस पे केंद्र भी ओके कर दे, बस इतनी सी बात है। उसमें अब उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश की कैसे होनी चाहिए? टिहरी डैम उत्तराखंड में है तो उत्तर प्रदेश का उसमें हिस्सा कैसे होना चाहिए? ठीक है, उत्तराखंड ही उसकी बिजली बेचने का राइट रखे, ऐसा होना चाहिए। ये हम समझ पा रहे हैं, ये इथिकल है, सैद्धांतिक है, तो इस पर सहमति बननी चाहिए जी। और दूसरा, हमारे पास चार धाम जो है उत्तराखंड के, ये हमारे पोटेंशियल है। जागेश्वर बागेश्वर हमारा पोटेंशियल है, और पर्यटन की दृष्टि से भी, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन पर ही फोकस करना चाहिए। हम गोवा टाइप पर्यटन यहाँ नहीं बना सकते। बिल्कुल। ऋषिकेश इतना प्रदूषित हमने कर दिया है बोटिंग के चक्कर में कि अब लगता नहीं कि ये धार्मिक नगरी होगी। तो कम से कम हम अगर धार्मिक पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा दें तो पूरी दुनिया के लोग आएंगे। 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या हमारी भारत ही में धार्मिक लोगों की है। अगर उतने भी उत्तराखंड आने लगे ना, तो आपके
साढ़े 3 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, वो पूरे नहीं रोजगार, 1 अरब लोगों का रोजगार, सेवा करना, वो करना, उनको संभालना, उनको देखना, उनके लिए होटल की व्यवस्था, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था, सब हम देखेंगे तो धार्मिक पर्यटन विकसित करेंगे तो उत्तराखंड बिल्कुल। समृद्ध हो जाएगा, रोजगार की भी ठीक है। चिंता नहीं रहेगी। हम्म। उस पर फोकस करना चाहिए सरकार। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और अमेंद्र बिज जी, मैं एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए थे, क्योंकि अब सरकार में आप लोग जाएंगे, तो एक प्रॉमिस होता है, जनता सुनना चाहती है। जब विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री को यहाँ के मुद्दे छूने चाहिए थे, तो वही उम्मीद तो जनता फिर आप लोगों से भी करती विपक्ष के तौर पर कि आप लोग आएंगे तो आप भी वही करेंगे। तो लेकिन आपके नेता जब प्रियंका गांधी आई तो उन्होंने यहाँ का कोई भी मुद्दा, बेरोजगारी बेशक आप लोगों ने छुआ था, लेकिन उसके अलावा भू कानून, मूल निवास, ये मुद्दे नहीं छुए गए। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार राष्ट्रव्यापी मुद्दे हैं। उनका उत्तराखंड से भी कोई ऐसा सीधा सरोकार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में ये दोनों चीज़ें और इसके साथ महंगाई, तीनों चीज़ें असातित बड़ी हैं। तो आपने कहा कि जो स्थानीय मुद्दे थे, तो स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने खुल करके बात की है। जैसे अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर योजना को लेकर के, उसकी खामियों को लेकर के उन्होंने खुल करके अपनी सभा में बात की है। और चूंकि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जो हमारी बहन थी, उसकी हत्या का जो मसला है वो एक बड़ा सामाजिक सवाल भी है, और यहाँ की बहन की अस्मिता का सवाल भी है, तो महिला अपराध का भी सवाल है, और सत्ताधारी राजनेताओं का उसमें संलिप्त होने का सवाल भी है। तो उस सवाल को, उस अंकिता के परिवार की पीड़ा को भी उन्होंने छुआ। तो ऐसा नहीं कह सकते दिव्या कि उन्होंने सवालों को नहीं छेड़ा, उन्होंने यहाँ के मूल सवालों पर ही बात की है कि क्या क्या उत्तराखंड के सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। कार्बन बोनस को लेकर के उत्तराखंड का ही सवाल है, उस पर भी उन्होंने बात की। तो बात बाकी जो आपने कहा, जो कुछ और मुद्दे उन्होंने उठाए, वो जाहिर सी बात है वो राष्ट्रव्यापी हैं, और उसको लेकर के उन्होंने पूरी बात को रखा है। लेकिन उनकी पूरी स्पीच में आप देखेंगे, चाहे रुड़की में चाहे रामनगर में, दोनों में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता और वरीयता उन्होंने दी है। जी रविंद्र कुमार जी, आप लोगों से महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि लगातार हम आपके प्रचार प्रसार तो देख ही रहे हैं, स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं, सबने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है, आपका मैनिफेस्टो कब आएगा? देखिए, मैं इससे पहले आपको जवाब दूं, जिस प्रकार से हमारे यूकेटी के वक्ता हों या कांग्रेस के वक्ता हों, देखिए 2012 से लेके 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी, और इंडिया अलायंस के ही साथी की सरकार यूपी में होती थी, दिल्ली में भी इनकी थी, और यूकेडी यहाँ समर्थित थी। अगर हम बात करें तो इनके पास तमाम अपने तरीके थे, चाहे ग्रीन बोनस करवा लेते, चाहे आप यहाँ पे परिसंपत्तियों का बंटवारा करवा लेते, लेकिन ये तब यूकेडी हो, कांग्रेस हो, कभी इन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम ही हल करेंगे, हमारे से प्रश्न जो करता है उसे हल भी हम ही करते हैं। काफी सारे मुद्दे हमने सुलझाए भी हैं परिसंपत्तियों के, चाहे HMT का नैनीताल में हो, चाहे हरिद्वार में एक बड़ा गेस्ट हाउस होटल हो, और भी कई सारे जो परियोजनाएं, लखवाड़ हो, जामरानी हो, तो ये तमाम कई सारे प्रोजेक्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जिसमें सहभागिता बनी है। दूसरी बात आपने करी घोषणा पत्र को लेकर। देखिए, घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जल्द ही चुनाव से पहले सबके सामने आ जाएगा, और हम अपनी घोषणाओं को लेके बिल्कुल आश्वस्त हैं, और जनता हमारे पे विश्वास कर रही है। आज मोदी जी की गारंटी ही पूरी होने की गारंटी है, जिसे लेके जनता बहुत उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। बिल्कुल। दीपक रावत जी, आपका फाइनल कमेंट क्या होगा इस पर? देखिए, बहुत नज़दीक है चुनाव, और बहुत नज़दीक मतदान का दिन आ रहा है। उससे पहले इस प्रदेश में अगर जो यहाँ के मूल समस्याएं हैं उन पे चर्चा हो और उन्हीं पे ही फोकस किया जाए, तो इस प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा और इस देश के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट से। देखिए, देश में इस समय शांति चल रही है, वो बनी रहे, आतंकवादी जो है वो फिर से ना पनप जाए, उसके लिए सारी पार्टियों को प्रयासरत रहना चाहिए। शहर शहर बम विस्फोट होते थे, टीवी में विज्ञापन चलता था कि भाई अनजान वस्तुनाश में बम हो सकता है। आज थोड़ा सा उसमें है, आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं, रात को कोर्ट नहीं खुलवाना चाहिए,
जब आतंकवाद नहीं रहेगा तभी देश में विकास होगा, तभी शांति रहेगी, Please, a तभी final लोग comment. उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। ठीक है, कम से कम सलीके की ठीक बात है। आप सभी करें। मेहमानों का इस चर्चा में आप बहुत फिर- बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की दो दिग्गज, एक कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही उत्तराखंड के दौरे पर रहे, अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आए। और एक तरफ कांग्रेस कहती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, अग्निवीर का मुद्दा छुआ गया। वहीं योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ये कहते हुए नजर आए कि केंद्र ने, राज्य ने तमाम ऐसे कार्य किए हैं विकास के जिसके बलबूते एक बार फिर जनता 400 पार का नारा दे रही है और मोदी सरकार फिर तीसरी बार बनने जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किसके प्रचार प्रसार में कितना दम है, किसकी बातें ज्यादा जनता को समझ में आती हैं और क्या जो 4 जून को रिजल्ट आता है वो क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 दिखाने का।